जी नमस्कार साथियों, मैं विपेंद्र यादव संकल्प कंपटीशन एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। आज से हम अपनी एक नई श्रृंखला को शुरू करने जा रहे हैं। वह जो श्रृंखला हम शुरू कर रहे हैं वह श्रृंखला पूर्ण रूप से जो उपयोगी रहेगी वह हमारी जो रहेगी वो उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती के लिए क्या है हमारी उपयोगी रहेगी। ठीक है, इसमें हम जो शुरू करेंगे हम वह जो है राज्य व्यवस्था को पढ़ेंगे और इसमें हर राज्य व्यवस्था के हर उस कंसेप्ट को पढ़ेंगे जो हमें उत्तर प्रदेश पुलिस दरोगा के लिए महत्वपूर्ण होगा। हमारी कोशिश यह रहेगी कि उत्तर प्रदेश पुलिस दरोगा में राज्य व्यवस्था से आने वाले 16 प्रश्नों में से कम आपके जो हैं 15 प्रश्न आपके इसी कक्षा से आपको जो है मिलें। तो बिना किसी देरी के हम लोग आज अपनी सीरीज़ को शुरू करते हैं। ठीक है, हमारा जो टॉपिक है हम उसको आज सीधा करेंगे। हम राज्य व्यवस्था की यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, राज्य व्यवस्था के बारे में हम समझेंगे कि राज्य व्यवस्था है क्या हमारी। ठीक है, क्या इसका उपयोग है, क्यों हमें इसकी नीड पड़ी हुई है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। तो देखो, बेसिकली जो राज्य व्यवस्था है वह हमारा दो शब्दों से मिलके बना है। ठीक है, एक राज्य और दूसरा व्यवस्था। दो शब्दों से मिलके हमारा क्या बना है, यहाँ पे राज्य व्यवस्था बना है। ठीक है, अगर मैं राज्य व्यवस्था की परिभाषा की बात करूं कि हम इसकी परिभाषा अगर हम इसको देखें कि हम इसको क्या परिभाषा दे सकते हैं, परिभाषा की अगर हम यहाँ बात करें कि हम इसको परिभाषा किस रूप में क्या परिभाषा दे सकते हैं, तो देखा आप जैसे हम कहें कि मान के चलिए कि यह क्या है, कोई एक राज्य है या कोई एक मान के चलिए एक छोटा सा कोई कबीला या टापू टाइप, इस तरीके से मान लीजिए। चलो, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ जनसंख्या क्या है निवास कर रही है। ठीक है, यहाँ पे कोई जनसंख्या है जो निवास कर रही है। अब उस जनसंख्या पे जो निवास कर रही है उस जनसंख्या को नियम और कानून के माध्यम से चलाने के लिए, ठीक है, उन पे नियम और कानून बनाए रखने के लिए, उनको नियमों के अंदर बांध कर रखने के लिए, उन पर शासन करने के लिए, ठीक है, या कोई कार्य करना, तो उसके लिए क्या होनी चाहिए, एक व्यवस्था होनी चाहिए। और वह व्यवस्था हमारी क्या कहलाती है, राज्य व्यवस्था कहलाती है। या हम कह सकते हैं कि राज्य व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जिसके माध्यम से किसी राज्य पर क्या किया जाता है, शासन किया जाता है। राज्य व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जिसकी सहायता से किसी राज्य पर शासन किया जाता है। क्लियर है? मतलब राज्य व्यवस्था क्या है, एक ऐसी व्यवस्था है जिसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, किसी राज्य पर क्या कर सकते हैं, शासन कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक बात? अब जो यहाँ पे हमने जिस राज्य शब्द को लिया यहाँ पे, ठीक है, अब इस राज्य शब्द का जो मतलब है, इसका जो आशय है यहाँ पे, इसका जो आशय है राज्य शब्द का, वह आशय जो है हमारा संघ से है। किससे है? संघ से है, किसी राष्ट्र से है। ठीक है, इसका आशय संघ अथवा राष्ट्र से है, ना कि प्रांत से है। राज्य के लिए जो परिभाषित किया गया है हमारे संविधान में, वह भाग 3 के अनुच्छेद 12 में और भाग 4 के अनुच्छेद 36 में क्या है, इसकी परिभाषा दी गई है। किसकी? राज्य की। राज्य की क्या दी गई है, परिभाषा जो है यहाँ पे हमारी दी गई है। ठीक है, देखो, राज्य होने के लिए ना 4 तत्वों की क्या होती है, हमें आवश्यकता होती है। अगर उन 4 तत्वों में से कोई भी एक तत्व अनुपस्थित पाया जाता है तो वह कभी राज्य नहीं बन सकता। ठीक है, अगर उन 4 तत्वों से कोई भी एक तत्व अनुपस्थित पाया जाता है तो वह कभी राज्य नहीं हो सकता। ठीक है, राज्य होने के लिए क्या चाहिए, 4 तत्वों की क्या होगी, हमारे पास आवश्यकता होगी। अब वह 4 तत्व कौन कौन से, कौन कौन से तत्व की हमें आवश्यकता होती है राज्य के लिए, उसके बारे में यहाँ पे थोड़ी सी चर्चा करेंगे। देखिए, राज्य के लिए जो हमें 4 तत्व चाहिए, वो 4 तत्व हमारे पास यहाँ क्या होंगे। सबसे पहला जो तत्व हमारे पास होगा वह क्या होना चाहिए, एक निश्चित क्या होना चाहिए, भूभाग होना चाहिए। जब अगर हमारे पास भूभाग नहीं होगा तो वह जनसंख्या रहेगी कहाँ पर। ठीक है, तो जब भूभाग नहीं है तो राज्य नहीं बन सकता। भूभाग है, भूभाग होने के साथ साथ क्या होना चाहिए, उस पर निवास करने के लिए जनसंख्या होनी चाहिए। ठीक है, उस पर निवास करने के लिए क्या होनी चाहिए, जनसंख्या होनी चाहिए।
जब जनसंख्या होगी तो जनसंख्या नियंत्रित करने के लिए, जनसंख्या पर शासन करने के लिए क्या होना चाहिए? एक सरकार होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सरकार होनी चाहिए। अगर सरकार नहीं है तो जनसंख्या वो नियंत्रित नहीं रहेगी, जो चाहेगी वह अपनी मर्जी से क्या करेगी? कार्य करेगी। उसके ऊपर किसी भी तरीके का कोई प्रतिबंध, किसी भी तरीके का क्या होगा? कोई भी नियम कानून उस पर लागू नहीं होंगे अगर यहाँ पे सरकार हमारी नहीं होगी। चौथी जो इंपॉर्टेंट चीज है वह है संप्रभुता। ठीक है, संप्रभुता का मतलब क्या? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होना चाहिए, निर्णय लेने की स्वतंत्र क्षमता होनी चाहिए। ठीक है, अगर निर्णय लेने की स्वतंत्र क्षमता नहीं होगी तो भी क्या होगा वहाँ पे? तो वह राज्य नहीं बन सकता। अब यहाँ पे अगर मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं, मैं प्रश्न यह पूछूं कि आप बताएं कि 1947 से पहले, 1947 से पहले भारत एक राज्य था? क्या 1947 से पहले भारत एक राज्य था अथवा नहीं? तो देखो यहाँ पे जो था, अगर हम बात करें, देखो 1947 से पहले की अगर हम बात करें तो हमारे पास एक निश्चित भूभाग भी था। ठीक है, उस निश्चित भूभाग पर निवास करने के लिए क्या थी? जनसंख्या भी थी। क्लियर है बात? उस निश्चित भूभाग पर निवास करने के लिए क्या थी? एक जनसंख्या भी थी। और उस जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए, वहाँ पर शासन करने के लिए क्या थी? हमारे पास सरकार थी। सरकार कौन सी थी? ब्रिटिश सरकार थी। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें संप्रभुता की तो संप्रभुता वहाँ पर नहीं थी, संप्रभुता नहीं थी। ठीक है, तो राज्य की अगर हम बात करें तो राज्य नहीं था, राज्य नहीं था भारत। क्यों? क्योंकि वहाँ पर क्या था? संप्रभुता का अभाव था, संप्रभुता का अभाव था। क्लियर है बात? वहाँ पे क्या था? संप्रभुता का अभाव था। दूसरी चीज, संप्रभुता का अभाव तो था ही था, दूसरी फिर क्यों था अभाव? क्योंकि भारत के संदर्भ में, भारत के संदर्भ में जो भी कानून बनते थे, जो भी कानून थे वह कहाँ बनते थे? वह सभी कानून ब्रिटिश संसद में बनते थे। कहाँ बन के आते थे? ब्रिटिश संसद में। ठीक है, मतलब भारत के संदर्भ में जो भी नियम अथवा कानून बन के आते थे वह सभी के सभी कहाँ आते थे? वह सभी के सभी ब्रिटिश संसद में बन के आते थे। ठीक है, क्लियर है बात? तो हम कह सकते हैं कि भारत जो था 1947 से पहले एक राज्य नहीं था, क्योंकि वहाँ पे क्या नहीं थी? वहाँ पे संप्रभुता नहीं थी। भूभाग था, जनसंख्या थी, सरकार थी, लेकिन वहाँ पे क्या था? वहाँ पे हमारी संप्रभुता नहीं थी। और संप्रभुता के अभाव के कारण ही क्या था कि भारत जो था हमारा राज्य नहीं था 1947 से पहले। यहाँ तक है क्लियर बात? आगे देखते हैं। अब देखो, अब हमारे पास राज्य तो है, अब राज्य भी है, और राज्य को शासित करने के लिए ना एक संस्था की क्या होगी? हमें आवश्यकता होगी। किसी राज्य को चलाने के लिए क्या होता है? किसी राज्य को चलाने के लिए क्या होगा? एक संस्था की आवश्यकता होगी। और वह संस्था क्या होती है? वह संस्था हमारी सरकार या क्या होगी? शासन। ठीक है, सरकार या शासन। तो अगर मैं यहाँ पर शासन की बात करूँ आपसे, शासन की बात करूँ तो शासन के हमारे यहाँ पे 3 अंग होंगे। शासन के कितने अंग होंगे? शासन के यहाँ पे 3 अंग होंगे, और तीनों का क्या होगा? अलग अलग कार्य होगा। यानी कह सकते हैं कि सरकार जो शासन करेगी वो 3 माध्यमों से शासन करेगी, 3 अंगों की सहायता से क्या करेगी? शासन करेगी। सबसे पहला जो अंग है इसका शासन का, वह है हमारे पास विधायिका। क्लियर है? विधायिका के बाद आता है हमारे पास कार्यपालिका। क्या आता है? कार्यपालिका। कार्यपालिका के बाद आता है हमारे पास न्यायपालिका। ठीक है, कार्यपालिका के बाद क्या आता है? न्यायपालिका। अब देखो इनके ना इन तीनों का क्या है? अपना अपना अलग अलग कार्य है। इन तीनों का अपना अपना क्या है? अलग अलग कार्य है। जैसे हम बात करें किसकी? विधायिका की। किसकी बात करें? विधायिका। तो विधायिका जो कार्य है, इसका कार्य क्या है? कानूनों का निर्माण करना। कानूनों का निर्माण। कह सकते हैं कि विधायिका जो है हमारी जो विधायिका है वह कानूनों का निर्माण करने वाली संस्था है। क्लियर है बात? विधायिका क्या है? कानूनों का निर्माण करने वाली संस्था है। कार्यपालिका, कार्यपालिका क्या करती है? कानूनों को लागू करती है। इसका काम क्या है? कानूनों को लागू करना। क्लियर है? क्या है इसका काम? कानूनों को लागू करना।
और न्यायपालिका का क्या काम है, इसका है कानूनों की सहायता से न्याय करना। यानी जो कानून हमारी विधायिका द्वारा बनाए गए हैं उन कानूनों के माध्यम से क्या करेगी, न्यायपालिका हमारी न्याय करेगी। क्लियर बात है, आगे बढ़ें। चलिए देखो यहाँ तक अभी हमने ये सारी चीज़ देखी। अब सबसे पहले हम बात करेंगे विधायिका के बारे में कि विधायिका हमारी है क्या। ठीक है, तो देखो जो विधायिका है ना, यह विधायिका हमारी 2 स्तर पर पाई जाती है। कहाँ विधायिका हमारी 2 स्तर पर होगी, एक संघ में होगी और एक कहाँ होगी, प्रांत में होगी। संघ में होगी और दूसरी कहाँ होगी, प्रांत में होगी या राज्य में होगी। ठीक है, प्रांत में होगी या कहाँ होगी, राज्य में होगी। क्लियर है। संघ में जो होगी हमारे पास, संघ में होगी हमारे पास संसद। संघ में क्या होगी, संसद होगी। और राज्य में क्या होगा, राज्यों का विधानमंडल होगा। राज्यों का विधान मंडल, यह जो राज्यों का विधानमंडल है अनुच्छेद 168 में आता है और संसद हमारी अनुच्छेद 79 में आती है। संसद के भी कितने अंग होंगे हमारे पास, संसद के भी हमारे 3 अंग होंगे। संसद के 3 अंग होंगे। 3 कौन कौन से अंग होंगे, एक तो होगा हमारे पास लोकसभा, दूसरा क्या होगा, राज्यसभा, पहले राज्यसभा फिर लोकसभा और फिर क्या होगा, राष्ट्रपति होगा। ठीक है, अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 81 और अनुच्छेद 52। राज्यों के विधानमंडल में भी यहाँ पे क्या होंगे, इसके भी 3 अंग होंगे, विधान परिषद, विधानसभा और राज्यपाल। क्लियर है। विधान परिषद आर्टिकल 169, ये आर्टिकल 170 और ये आर्टिकल 153 में होता है। राज्यपाल किस में होगा, अनुच्छेद 153 में क्या होगा हमारे पास, यहाँ पे राज्यपाल होगा। क्लियर है बात, अनुच्छेद 153 में राज्यपाल। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे कि जो राज्यसभा है ना, ये जो राज्यसभा है ये हमारा उच्च सदन होता है। क्या होता है, उच्च सदन। और ये क्या होता है, निम्न सदन होता है। क्या होता है, निम्न सदन होता है। अब राज्यसभा और लोकसभा निम्न सदन और उच्च सदन क्यों है, देखो अगर मैं राज्यसभा की बात करूं तो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं ना, वह लोकसभा के सदस्यों की तुलना में अधिक पढ़े लिखे होते हैं। राज्यसभा के सदस्य लोकसभा के सदस्यों की तुलना में अधिक पढ़े लिखे होते हैं। बेसिकली वह सदस्य तो अधिक पढ़े लिखे होते ही हैं जो साइंस या साहित्य के क्षेत्र से चुन के आते हैं। ठीक है, मतलब साहित्य के क्षेत्र से क्या होता है, राष्ट्रपति द्वारा क्या किया जाता है, मनोनीत किया जाते हैं। जब और ये क्या करते हैं कि संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। किसका करेंगे, ये राज्यों का प्रतिनिधित्व करेंगे, इसलिए ये क्या है, ये उच्च सदन है। जबकि लोकसभा में क्या है, लोकसभा के जो सदस्य होते हैं, वे एक लोकसभा का सदस्य होता है एक अपने संसदीय क्षेत्र से चुन के आता है। लोकसभा का सदस्य अपने एक संसदीय क्षेत्र से चुन के आता है और वह क्या करता है, वह संसद में अपने संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। संसद में अपने संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है, जिसके कारण लोकसभा क्या है, लोकसभा हमारा निम्न सदन है। क्लियर है बात, यहाँ तक कोई इशू हो तो बताएं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे एक प्रश्न और पूछा जाता है, वो प्रश्न क्या है कि अभी तक वर्तमान में कितने ऐसे राज्य हैं जिनमें क्या है, विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं। तो कितने राज्य हैं, 6 राज्य हैं। ठीक है, 6 राज्यों में विधान परिषद और विधानसभा दोनों उपस्थित हैं। 6 राज्यों में क्या है, विधान परिषद और विधानसभा क्या है, हमारी दोनों उपस्थित हैं। क्लियर है बात, आगे बढ़ें। अब बात करेंगे हम किसके बारे में, कार्यपालिका के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, कार्यपालिका। कार्यपालिका भी क्या है, हमारी 2 स्तर पर पाई जाती है। कार्यपालिका के कितने स्तर हैं, कार्यपालिका के हमारे 2 स्तर हैं। ठीक है, कार्यपालिका के 2 स्तर हैं। एक हमारा केंद्रीय स्तर है, कौन सा, केंद्रीय है, और दूसरा कौन सा है, प्रांतीय है। दूसरा कौन सा है, प्रांतीय कार्यपालिका। ठीक है, केंद्रीय कार्यपालिका जो आती है वह आर्टिकल 52 से आर्टिकल 78 तक आती है। 52 से आर्टिकल 78 तक आती है। जबकि प्रांतीय कार्यपालिका जो है आर्टिकल 153 से आर्टिकल 167 तक आती है। आर्टिकल 153 से आर्टिकल 67 तक आती है। क्लियर है यहाँ तक बात, सही है, यहाँ तक कोई समस्या, आगे बढ़ते हैं। जो केंद्रीय में जो कार्यपालिका है हमारी, ठीक है, जो केंद्रीय कार्यपालिका होगी और दूसरी क्या होगी, प्रांतीय कार्यपालिका। लेकिन ये तो क्या हो गया, इसके 2 स्तर हो गए।
लेकिन अगर हम कार्यपालिका के प्रकारों की बात करें, कार्यपालिका के प्रकारों की अगर हम बात करें तो कार्यपालिका के हमारे 4 प्रकार पाए जाते हैं। 4 प्रकार कौन कौन से? एक तो होता है हमारे पास अध्यक्षीय कार्यपालिका, दूसरा होता है संसदीय कार्यपालिका, ठीक है, तीसरा होता है हमारे पास दोहरी कार्यपालिका, और चौथा क्या होता है? चौथा होता है बहुल कार्यपालिका। क्या होता है? बहुल कार्यपालिका। अध्यक्षीय कार्यपालिका जो पाई जाती है हमारी वो यूएसए का, इसका जो उदाहरण है वो यूएसए है। संसदीय कार्यपालिका का यूके, और कौन? इंडिया यानी भारत, ठीक है। दोहरी कार्यपालिका फ्रांस, दोहरी कार्यपालिका फ्रांस, और बहुल कार्यपालिका स्विट्जरलैंड में होती है। दोहरी कार्यपालिका कहाँ होगी? सॉरी, बहुल कार्यपालिका कहाँ होगी? स्विट्जरलैंड में होगी, ठीक है। अब यह जो संसदीय कार्यपालिका है ना, यह भी हमारी 2 स्तर पर पाई जाएगी, ठीक है। थोड़ा स्पेस कम है इसलिए ऊपर दोबारा इसको साफ करके हम कर लेते हैं। इतनी बात हुई। अब हम बात करेंगे संसदीय कार्यपालिका के बारे में। संसदीय कार्यपालिका यह भी कितने स्तर पर होती है? यह भी हमारी 2 तरीके की होती है। यह भी कैसी होती है? 2 तरीके की होती है। एक क्या होती है? एक स्थायी, और दूसरी कौन सी होती है? राजनीतिक। स्थायी कार्यपालिका और राजनीतिक कार्यपालिका। स्थायी कार्यपालिका जो होती है इसके अंतर्गत जो आती है ना, इसके अंतर्गत नौकरशाही आती है। इसके अंतर्गत नौकरशाही, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या आएगी? नौकरशाही आएगी। और जो राजनीतिक कार्यपालिका इसके अंतर्गत क्या आती है? हमारी मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल आता है, ठीक है। मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल भी कह सकते हैं हम इसको, ठीक है। इसमें क्या होता है? नौकरशाही में क्या होता है कि जिले के सर्वोच्च अधिकारी से लेकर जिले का जो न्यूनतम कर्मचारी होता है वह सब किसके अधीन आते हैं? वह सब स्थायी यानी नौकरशाही के अधीन आते हैं, ठीक है। किसके अधीन आते हैं? नौकरशाही यानी स्थायी कार्यपालिका के अधीन आते हैं, ठीक है। अब जो हम राजनीतिक कार्यपालिका की बात कर रहे थे, राजनीतिक कार्यपालिका भी हमारी 2 प्रकार की होगी। एक कौन सी होगी? एक वास्तविक होगी। कौन सी होगी? वास्तविक। और दूसरी कौन सी होगी? दूसरी होगी नाम मात्र। कौन सी होगी? नाम मात्र। अगर वास्तविक की बात करें तो वास्तविक कार्यपालिका में केंद्र में जो प्रमुख होगा वह प्रधानमंत्री होता है, और जो राज्य में जो प्रमुख होगा वो कौन होता है हमारा? बताएं। राज्य में जो प्रमुख होगा वो मुख्यमंत्री होता है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे नाम मात्र का प्रमुख कौन होगा? वो राष्ट्रपति होगा। कौन होगा? राष्ट्रपति होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम बात करेंगे न्यायपालिका की। न्यायपालिका का क्या होता है, ठीक है। देखिए, जो विधायिका और जो कार्यपालिका है वह संघात्मक होती है। विधायिका और कार्यपालिका कैसी होती है? यह संघात्मक होती है। संघात्मक क्यों होती है? क्योंकि राज्य के स्तर पर अलग पाई जाती है और संघ के स्तर पर अलग पाई जाती है। जबकि जो न्यायपालिका है हमारी, न्यायपालिका वह एकात्मक होती है। न्यायपालिका कैसी होती है? न्यायपालिका एकात्मक होती है। न्यायपालिका किसके अधीन होती है? न्यायपालिका का सर्वोच्च कौन होता है? न्यायपालिका का सर्वोच्च होता है सुप्रीम कोर्ट। न्यायपालिका का सर्वोच्च कौन होता है? सुप्रीम कोर्ट होता है। और सुप्रीम कोर्ट के अधीन ही कौन कौन काम करते हैं? सुप्रीम कोर्ट के अधीन सुप्रीम कोर्ट के अधीन कौन करेगा? हाई कोर्ट काम करेंगे। हाई कोर्ट के अधीन कौन करेंगे? अधीनस्थ न्यायालय आपके काम करेंगे, ठीक है। हाई कोर्ट के अधीन कौन करेंगे? अधीनस्थ न्यायालय काम करेंगे, सही है। तो यहाँ पर सर्वोच्च कौन होगा? यहाँ पर सर्वोच्च हमारा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के बाद हाई कोर्ट राज्यों के, और राज्यों के हाई कोर्ट के बाद कौन होते हैं? अधीनस्थ न्यायालय होते हैं। ये सब किसके एक अधिकार के अंतर्गत आते हैं? ये सभी हाई कोर्ट और अधीनस्थ न्यायालय ये किसके एक अधिकार के मध्य अंतर्गत आएंगे? ये तो सभी के सभी सुप्रीम कोर्ट के एक अधिकार के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। चलिए आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, ठीक है। बाकी जो आगे का टॉपिक है वह कल से शुरू करेंगे, ठीक है। आज इसको यहीं तक हम छोड़ते हैं, ठीक है। धन्यवाद।